अस्सलामुअलैकुम। मैं फैज़ानुल हक और आज आपके सामने आपके चैप्टर से हटकर, ठीक है, आपके एग्ज़ाम का जो एक हिस्सा है उसे लेकर हाजिर हूँ। और वो क्या है? टीएमए। ठीक है, आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको टीएमए बनाना होगा किताब देख करके। ठीक है, यानी एग्ज़ाम के आपके दो हिस्से हैं। पहला समझ लीजिए कि ये असाइनमेंट का वर्क है, दूसरा जो आपको एग्जाम हॉल में जाकर के देना है। तो इसको भी कम मत आकिएगा, बहुत बड़ा मसला ये बन रहा है। पिछले कुछ सेमेस्टर्स में काफ़ी बच्चे इसमें जो है नाकाम हुए, तो इसको बहुत सीरियस लेना है। और इसमें अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो सीधे से आपकी जो है जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको सवाल समझना है और किताब देख करके लिखना है बस। अगर आप यहां पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे तो एग्जाम हॉल में याद करके जाना और फिर वहां लिखना वो बहुत मुश्किल होगा। तो अगर वाकई आप सीरियस हैं, अच्छे नंबरात हासिल करना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से कामयाब होना चाहते हैं, तो आपका इम्तिहान आज ही से शुरू हो रहा है। ठीक है, जो सवालात अभी आपके सामने आएंगे ये सब आपकी किताब में मौजूद है, उन्हीं चैप्टर से हैं। वो चैप्टर्स आपको पढ़ाए नहीं गए हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये मैनेजमेंट का सिस्टम है कि उन्होंने कुछ सिलेबस या कुछ चैप्टर्स अलग कर दिए थे जो मैंने आपको शुरू में बताया था, और वो आपके टीएमए का हिस्सा हैं। एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चंस आने हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन चूंकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए, हिंट मिल जाए कि हमें उसे देख करके कैसे लिखना है, इसलिए उस पेपर को मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, तवज्जो के साथ आप एक एक सवाल को समझेंगे और उसे तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनके जवाब आपको किताब में तलाश करके लिखने हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, समझना है और समझने के बाद उसे लिखना है। ठीक है, ये आपको असाइनमेंट के तौर पर जमा करना है, इसलिए ये समझिए कि आपका इम्तिहान हो रहा है। इसे आप बहुत ही गौर व फिक्र के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, सभी सवालों के जवाब देने जरूरी हैं। हर एक सवाल के नंबर उसके सामने दिए गए हैं। यहां पर देखिए 2 नंबर का, 2 नंबर का, इस तरीके से, और नीचे भी दिए हुए हैं। जवाबी शीट के पहले सफे पर ऊपर की तरफ अपना नाम, इंदराज नंबर यानी इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और मरकज मुताला का नाम और मजमून वाज़े अल्फाज में लिखिए। यानी अपनी तफसील, अपने बारे में जो डिटेल है वो आपको बहरहाल लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कौन किसका असाइनमेंट है, पेपर है। उसके बाद में आपके सवालों का सिलसिला शुरू होगा। यहां पर आप देखेंगे ज्यादातर सवाल ऐसे हैं जिनमें एक ऑप्शन है, यानी आप चाहें तो ये कर सकते हैं और चाहे तो दूसरा कर सकते हैं। इसमें आपके लिए आसानी है। हम यहां पर एक सवाल पिकअप करेंगे उसमें से, ठीक है, और उसको किताब में तलाश करने की, उसे समझने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो दूसरा, अगर आपको आसान लगे तो उसे भी मुंतखब करके उसके मुताबिक जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, एक चीज हमें जरूर नजर में रखनी है, वो ये है कि किस सवाल का जवाब हमें कितने अल्फाज में देना है। यहां पर जो सवाल हैं, दर्जेल सवालों में से किसी एक का जवाब तकरीबन 40 ता 60 अल्फाज में दीजिए। ठीक है, यानी यहां पर ए और बी करके 2 क्वेश्चन है। अब इन दोनों को मत कर दीजिएगा और दोनों करने के बाद आप 2 मत काउंट कीजिएगा। ठीक है, उससे आपका एक ही सवाल माना जाएगा। और इस तरीके से अगर आपके तमाम जो है सवाल कंप्लीट नहीं हुए तो नंबर वैसे ही माइनस में चले जाएंगे। तो याद रखिए कि हम कहीं ऑप्शन वाले तो 2 नहीं करके आ गए हैं। ठीक है, उसमें से एक ही करना है। दूसरी चीज ये याद रखना है अल्फाज के बारे में, कितने अल्फाज में, तो 40 से 60 अल्फाज के दरमियान होने चाहिए, यानी 40 से कम ना हो और 60 से ज्यादा ना हो। अब मैंने इसके लिए एक फार्मूला आपको बताया था, कैसे हम वहां पर बैठ करके एक एक लफ्ज गिनेंगे नहीं। हम मान लेते हैं कि एक लाइन लिखने में हमें एवरेज 10 अल्फाज लगते हैं। कोई जुमला छोटा लिखता है, कोई बड़ा लिखता है। ठीक है,
तो अगर हम छोटे बड़े को मिला देते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो एक जुमले में 10 अल्फाज। ठीक, इस एतबार से अगर आपको 50 अल्फाज में लिखना है तो कितनी लाइनें हो जाएंगी, कितने जुमले हो जाएंगे? 5। ठीक है, 5 दहम 50, 5 इंटू 10, 5 लाइनें लिखी 10 अल्फाज की, तो कितने हो गए? 5 दहम 50। ठीक है, अब ना 40 रहा ना 60 हुआ। हाँ, कोई कोई सवाल हो सकता है कि आपका 55 हो जाए, कोई 60 हो जाए, तो कोई मुजायका नहीं है, वहां कोई बैठ करके एकदम इस तरीके से भी गिनेगा नहीं। आपको ये जहन में रखना है कि हमें इसके लिए 5 से 6 लाइन लिखनी है इन सवालों के लिए। ठीक है, अब सवाल क्या है ये समझिए। पहला सवाल ही हम उठा लेते हैं। इंसानी तरक्की के हर मरहले से मुंसलिक तरक्कियाती काम क्या हैं और वो अगले मरहले तक किसी शख्स की कामयाब पेशरफ्त का तयन कैसे करते हैं। अब यहां पर आपकी किताब में इंसानी तरक्की के बारे में तफसील से चीजें जिक्र की गई हैं। इनका सवाल ये है कि कई मरहले हैं, उनमें से तरक्कियाती काम क्या हैं, उन मरहलों से मुंसलिक। ठीक है, और अगले मरहले तक किसी शख्स की कामयाब पेशरफ्त का तयन कैसे करते हैं। सबक नंबर का भी इशारा इन्होंने कर दिया है, सबक नंबर 9। खोल लीजिए सभी लोग किताब में सबक नंबर 9। सबक नंबर 9 है आपका बचपन, नहीं, नशोनुमा की नौइयत और उसके तयन कुनिंदा, सबक नंबर 9। ठीक है, अब इंसानी तरक्की के कई मरहले हैं। देखिए सफा नंबर 118 पर है नशोनुमा के मराहिल। क्या है? नशोनुमा के मराहिल। इसी में हर मरहले में इंसान के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो भी लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला मरहला, बच्चे की शुरुआत कहां से होती है? हमल से। ठीक है, जब मां के पेट में हमल ठहरता है तो वहीं से बच्चे की जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। तो यहां पर इन्होंने लिखा है इस कबले विलादत मुद्दत यानी पैदा होने से पहले की मुद्दत में वाहिद खुलिये वाला उज़विया मां के रहम के अंदर एक इंसानी बच्चे में बदल जाता है। ये तरक्की हुआ। ठीक है, तरक्की हुई। तो मरहला ये हुआ कि वो अभी पैदाइश से पहले मां के पेट में है, और तरक्की ये हुई कि जो एक सिंगल उज़विया था वो एक बच्चे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। जो एक लोथड़ा था, ठीक है, वो बच्चे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। सवाल आपका देखिए, फिर से पढ़ लीजिए। इंसानी तरक्की के हर मरहले से मुंसलिक तरक्कियाती काम क्या हैं और वो अगले मरहले तक किसी शख्स की कामयाब पेशरफ्त का तयन कैसे करते हैं। अब देखिए, हर मरहला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यह हमने पढ़ रखा है ना। इसमें कई मरहले इन्होंने जिक्र किए हैं। मुद्दत हमल, शीर ख्वारगी, इब्तिदाई बचपन, दरमियानी बचपन, नौजवानी, इब्तिदाई सिन्न रुश्द, फिर दरमियानी सिन्न रुश्द, मुआखर सिन्न रुश्द। ठीक, ये तो हो गए मराहिल। अब ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं? क्योंकि इर्तिकाई शक्ल, कोई भी अगर कहे कि हम फौरन जवान हो जाएं तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसी तरह कोई कहे कि हम एकदम से बूढ़े हो जाएं तो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि हमारी तरक्की का, हमारी उम्र के ग्रोथ का एक सिलसिला दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही वाबस्तगी है। और इसका तयन कैसे करते हैं? जब जो चीज जिस मरहले में होनी चाहिए अगर वो होने लगे तो हम समझते हैं तरक्की हो गई। जैसे बच्चा 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जो उसकी मुद्दत है, अगर चलने लगे, बैठने लगे तो समझिए तरक्की हो गई, है ना। यानी इस मुद्दत में, इस टाइम पीरियड में इंसान को क्या करना चाहिए, बच्चे को क्या सीख लेना चाहिए, अगर वो काम सीख गया तो समझिए तरक्की हो रही है। क्लियर है? समझ में आ गया ना। जैसे अगर ये कहा जाए कि बच्चा 2 साल में बोलता है, तो 2 साल में अगर वो बोल रहा है तो समझिए तरक्की हुई,
और 2 साल के बाद भी अगर वो बोलना शुरू नहीं किया, जरा भी आवाज नहीं समझ रहा है, तो समझिए तरक्की नहीं। तो चलिए, ये आपका पहला सवाल हुआ। अब इसमें आपने हर मरहले से मुंसलिक तरक्कियाती काम देखे, पूरे लिखे हुए हैं क्या से क्या है, ठीक है। और उसमें पेशरफ्त का तायुन यानी आगे बढ़ने का तायुन कैसे करते हैं कि हम ये जान लेते हैं इस मरहले में बच्चे ने ये काम कर लिया। 5 से 6 जुमलों में आपको लिख देना है, ठीक है। तो 2-3 लाइन में तो आपका ये हो गया कि ये आपने मराहिल गिना दिए, ठीक। और उसके बाद में पेशरफ्त का तायुन कैसे करते हैं ये लिख दीजिए कि जिस मरहले में बच्चे को जो काम करना चाहिए या जो हमारी सिलेबस में या कहीं भी लिखा हुआ है, ठीक है, या माहिरीन ने तय किए हैं बहुत तजर्बे के बाद, गौर व खोज के बाद, अगर उस मुद्दत में बच्चा वो काम कर लेता है तो समझिए तरक्की कर रहा है, और अगर नहीं कर पाता है तो मतलब तरक्की उसकी नहीं हो रही है, नशोनुमा नहीं हो रही है, ठीक है। 4 से 5 जुमलों में आपका जवाब मिल जाएगा। इसी तरह इसको चलिए एक सवाल और भी इसी में का है, देख लेते हैं, गरचे आपको करना इनमें से एक है। यह है स्कूल छोड़ने, जुमूद और बर्बादी की बुनियादी वजूहात क्या है। ज्यादातर आप देखते होंगे कि बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, फिर एक वक्त आता है कि स्कूल छोड़ देते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा जो जितने बच्चे आपके साथ क्लास 1 में रहे होंगे वो 2 में नहीं रहेंगे, या ज्यादा से ज्यादा 5th तक गए होंगे, उसके बाद बहुत से छोड़ के चले गए होंगे। इस तरह होता है ज्यादातर गांव देहात के इलाकों में, ठीक है। शहरों में गरचे अब थोड़ा सा बेदारी आई है तो इसमें कम हुआ, रेशियो कम हुआ है। तो हिंदुस्तान में स्कूल छोड़ने की शरह को कम करने की क्या कोशिश की जा सकती है या की जा रही है, ठीक है, इस पर आपको बात करना है। यह भी आपका, इसका सबक नहीं दिया हुआ है, सबक नंबर, लेकिन आपको मिल जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। समाजी और तालीमी मसाइल, सबक नंबर 16, पेज नंबर 48 पे लिखा हुआ है स्कूल छोड़ बैठना, फेल होना और बर्बादी। मिला सबको? तो हम दूसरा सवाल डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर जो ड्रॉप आउट है यानी स्कूल छोड़ देने का रीजन क्या है, और इसका जवाब हमने आपको बताया किताब में सफा नंबर 48 पे। सबने खोल लिया होगा। वहां पर देखिए हेडिंग ही ये है स्कूल छोड़ बैठना, फेल होना और बर्बादी, ठीक है। तो अब यहां पर कई चीजें, सिर्फ चंद लाइनें हैं यानी 2 से 3 पैराग्राफ, इसे पढ़ के आपको 4-5 लाइनें लिखनी है। बुनियादी बातें आप ये समझ लीजिए कि एक तो बड़ा रीजन होता है पैसे की कमी, है ना। जो बहुत गरीब बच्चे होते हैं, ज्यादातर ये होता है कि वो 5th के बाद या बहुत खींचतान करके हाई स्कूल तक पढ़ाई की उन्होंने, फिर छोड़ देते हैं। वजह यह होती है कि उनके पास पैसे नहीं है वालिदैन के पास कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज सके, एक ये वजह होती है। दूसरे, स्कूल का मौजूद ना होना, ये भी वजह हो सकती है ना। ज्यादातर इलाकों में हाई स्कूल तक है, बस उसके लिए उसके बाद पढ़ना है तो अपना इलाका छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा या शहर से दूर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अखराजात चाहिए, वो एफर्ट नहीं कर पाते, है ना। कहीं पर कोई और रीजन है, तो इस तरीके से आपको 2-4 रीजन यहां पर जिक्र करना है। इन्होंने कहा है बुनियादी वजूहात क्या हैं, इसमें 10 वजूहात लिखी हैं, ठीक है। 2-4 आपको लिखनी है, बस 4 से 5 लाइनों में आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले सवाल पर आते हैं, और इस सवाल का जवाब भी आपको 40 से 60 अल्फाज में लिखना है। 40 से 60 का मतलब 5 से 6 लाइनें, ठीक है। अब 5 से 6 लाइनें आप ऐसा मत कीजिएगा कि बहुत छोटे छोटे लिख दीजिएगा। ये याद रखिएगा कि आपके एवरेज जब 10 अल्फाज आ रहे हों एक लाइन में, ठीक है, तब आप लिखिएगा 5 से 6। कोई बहुत छोटा छोटा लिख रहा है जुमला तो वो उसका डबल कर देगा। ये कोई शर्त नहीं कि 5 से 6 लाइन लिखनी है, ये आपकी जहन को आसान करने के लिए मैंने बताया है कि कहीं अगर आपने 5 लफ्ज का जुमला लिखा है तो कहीं जब 15 लफ्ज का लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 10-10 का। अब पता चला 5-5 लफ्ज के आपने सब लिख दिए, जो तो हम 25 ही लफ्ज लिखा, बाकी छोड़ दिया, तो ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसमें क्या सवाल है, योगा के 8 मराहिल की मश्क करें जैसा कि पतंजलि ने बयान किया है। 6 मुख्तलिफ योगा मराहिल की मश्क करते हुए अपने तस्वीर चस्पा करें। अफजल साहब ये टास्क आपको बताना है इनको, ठीक है, कैसे पेस्ट करना है तस्वीर।
मैनेजमेंट से आपको ये चीजें कम्युनिकेट करनी है। मराहिल मैं बता दूंगा कि क्या है। इसके लिए आप सबक नंबर, इसमें नंबर नहीं पड़ा है, देखिए, खुद की नशोनुमा और योगा, सबक नंबर 25 ओपन कीजिए। ठीक है, खुद की नशोनुमा और योगा, योगा का तरीके हश्तगाना, सफा नंबर 164। हश्तगाना वही 8 मराहिल। ठीक है, आठ मराहिल हैं। ठीक है, 8 मराहिल में पहला मरहला याम, बिल्कुल आखिर का सबक है ये, इसलिए आप उसको बस एक नजर देखेंगे और लिखेंगे, सिर्फ उसमें नाम गिनवाना है, बहुत तफसील में नहीं जाना है। पहला मरहला याम, दूसरा नीम। ठीक है, तीसरा मरहला आसन, यानी याम नीम करने के बाद आसन आता है। ठीक है, और आसन में कई तरह के होते हैं, तो आपको इनमें से ही ये जो आसन हैं, इनमें 6 मुख्तलिफ योगा मराहिल की मश्क करते हुए तस्वीर लगाना है। ठीक है, यानी 6 आसन आप कह लीजिए। फिर उसके बाद में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये 8 मरहले। ठीक है, यानी योगा एक पार्ट है जो आसन करते हैं, उसके साथ साथ क्या खाना है, ठीक है, कैसे अपना जो है अपनी तवज्जो मरकूज करनी है, ठीक है, जिस्म को कैसे साफ करना है, रूहानी सफाई कैसे हासिल करना, ये तमाम मरहले हैं। तो इसको आपको देखना है, लिखना है, और ये तस्वीर अपलोड करना है। इसके बारे में आपको यहां से ये इंडिकेट कर देंगे कि कैसे आप अपनी तस्वीर अपलोड करें। ठीक है, यानी अब उसमें ये होगा कि आप तस्वीर, आप योगा करेंगे, किसी को कहेंगे कि तस्वीर खींचे, फिर वो तस्वीर अलग अलग पोजीशन में आपकी, वो आपकी कॉपी के साथ लगेगी। ठीक है, ये देखिएगा, ध्यान कीजिएगा। दूसरा सवाल भी इसी में है कि करियर का अच्छा इंतखाब करने के लिए कौन से इक़दामात हैं, और करियर का इंतखाब करते वक्त किन आम गलत तस्वीर से बचना चाहिए। करियर सिलेक्शन के मुतालिक की बात की है कि आप कैसे अपने लिए अच्छा पेशा इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक का ही जवाब देना है। तो करियर के बारे में भी हमने वोकेशनल किरदार निभाने की तैयारी जो चैप्टर है आपका, ठीक है, सबक नंबर 21, सबक नंबर 21 में आपको इसका जवाब मिलेगा। देखिए 101 पेज पर इन्होंने बताया है कि आपको सही चुनने के लिए, यानी सही पेशा इख्तियार करने के लिए क्या चीजें करनी बेहतर होंगी। तो आप आ जाइए पेज नंबर 106, हेडिंग है करियर का इंतखाब, मुश्किलात और इम्कानात, मकानात लिखा है यहाँ पे, इम्कानात। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि मुख्तलिफ पेशों की फहरिस्त बना लीजिए, फिर फहरिस्त को और छोटा कीजिए, फिर अपना मकसद मुतय्यन कीजिए, फिर कोई अपना काम करने का प्लान बनाइए। ठीक है, इस तरह से आप अपना बेहतर करियर मुंतखब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 5 से 6 लाइनों में लिख देना है। पहले ये मरहले लिख दीजिए, जो 5 मरहले लिखे हैं। ठीक है, और उसके बाद में इस पर 2-2 जुमले लिखते हुए आप 5 से 6 जुमलों में अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। और गलत तस्वुर से कैसे बचा जाए इस पर, यानी निगेटिव चीजें ना आए कि कोई कहे कि नहीं आप ये कर ही नहीं सकते, हालांकि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, किसी और की बात सुन रहे हैं, किसी को देख करके आपकी हिम्मत टूट रही है। ठीक है, या किसी तरीके से आप खौफजदा हैं, तो ये सब चीजें निगेटिव है, गलत तस्वुर, उससे आपको बचना है। और ऐसा भी नहीं कि किसी को देखा कि वो भाई बहुत कुछ कर ले रहा है तो हम भी वही कर लेंगे, ये भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। अपनी बिसात को समझिए, अपनी काबिलियत को समझिए, उसके हिसाब से फैसला लीजिए। चलिए आगे देखिए, यहां पर भी जवाब आपको उतने ही अल्फाज में देने हैं। सवाल है हमारे मुताला, बाहमी ताल्लुकात, काम और गर्मी के लिए योगा की मश्क करने के क्या फवायद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये,
वहीं योगा से रिलेटेड। बुनियादी तौर पर यह है कि यहां पर योगा के फवायद आपको बताने हैं। योगा के कई फायदे हैं, तो इसमें से इन्होंने 2-4 का जिक्र तो कर दिया है खुद ही, ठीक है। इसका मतलब हमें पढ़ने में गौर व फिक्र। अगर आप सिर्फ सवाल को गौर करें, देखिए यहाँ पे जवाब है। इन्होंने पूछा है योगा की मश्क करने के क्या फवायद हैं, लेकिन शुरू ही में उसके जो है उन्होंने जिक्र कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, इन्होंने कहा है कि मुताले में क्या होगा, ताल्लुक कैसे अच्छे होंगे, काम होंगे कैसे, सरगर्मी हमारी जो है, ये गर्मी लिखा है सिर्फ सरगर्मी, ठीक है, दीगर एक्टिविटीज। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मुताले के लिए हमें इर्तिकाज मिलता है, गौर हम जो है कंसंट्रेट होकर के पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हम जब जहनी तौर पर पुरसुकून रहेंगे तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं, ठीक है, यानी अच्छा मुआशरा डेवलप होता है। हम जिस काम को कर रहे होंगे उसमें मन लगेगा और नई चीजें करने की हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा होगी, सरगर्मी बेदार हो। तो ये तमाम फायदे ही हैं योगा के, समझ रहे हैं। अगर आपने समझ लिया सवाल को सही से तो उसी में जवाब छुपा होता है। आप इसको वहीं सबक नंबर 25 में और ये 2-3 चैप्टर्स में आखिर के योगा के बारे में बताया गया है, जिसमें खुद की नशोनुमा और योगा, कुल वजूद का पालन पोषण, यानी जो मॉड्यूल 7 है योगा एक तर्ज जिंदगी, ये पूरा आपका योगा पर है। तो आसन वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये है कि योगा के फवायद का हिस्सा जो है पूरा का पूरा, यानी इसमें देखिए हेडिंग ही दे दी गई है, जहन को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन में रखना, ठीक। ये एक पार्ट ही है, योगा का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपको दिमाग को कंट्रोल में रखते हैं, फहरिस्त की। तो आखिर के सबक यानी 24, 25, 26, 27 ये सारे किससे रिलेटेड है, योगा से रिलेटेड। सब में आपको योगा के फवायद बताए गए हैं और 2-4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके सवाल में ही मौजूद है, ठीक है। अगर आपको वर्बली लिखना हो, कोई बताए कि योगा के क्या फवायद हैं, तो फौरन आप बताएंगे 4-5 चीजें। सबसे पहली चीज कि हम कंसंट्रेट करना सीख जाते हैं। दूसरी चीज, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। तीसरी चीज, हम अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। चौथी चीज, नई काम करने की हमारे अंदर ऊर्जा, शक्ति, ताकत पैदा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके फवायद बता सकते हैं। मुस्बत जज्बात को फरोग देने के तरीके क्या हैं और वो जहनी सेहत और फलाह व बहबूद को कैसे फायदा पहुंचाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी बात की गई है, सोच के बारे में, ठीक है। इसका ताल्लुक भी हमारे जहनी मसाइल से है। देखिए सबक नंबर 18-19 ओपन कीजिए, पेज नंबर 62, मुस्बत जज्बात हेडिंग ही है, ठीक है। पेज नंबर 62 मुस्बत जज्बात। अब ये देखिए आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये एक सैंपल है, इन्होंने मतलब अलग अलग तरीके से सवाल मुख्तलिफ होंगे ना, सवाल मुख्तलिफ है। ये आपको बस खाली ये बताया गया है हेडिंग के लिए, है ना। देखो इन्होंने जैसे सवाल कायम किया है यहाँ पे, जो यानी जो सवाल है आपके उस सवाल को आप नोट कर देंगे तो उसका जवाब देने में आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल आपका वही है कि हमारे मुताले, बाहमी ताल्लुकात, काम और सेहत के लिए योगा की मश्क करने के क्या फवायद हैं, ठीक है। तो अब इसका जवाब ये है, योगा की मश्क करने के कई फवायद हैं, उनमें से दर्ज झेल ये हैं, हेडिंग बना बना करके इन्होंने लिख दिए हैं, जो हमने अभी इशारा किया। देखिए तालीम का, आप चाहे मुताला कह लें, चाहे किसी तरीके से इर्तिकाज कह लें, वही लफ्ज यहाँ आप मुताला भी लिख सकते हैं। फिर रिश्ते, हेडिंग डाला। अब रिश्ते का क्या मतलब हुआ, रिश्ते बनाना थोड़ी ना है, रिश्ते का मतलब ये है कि रिश्तों को खुशगवार रखने में बहुत बड़ी मदद करते हैं, ठीक है। काम, काम का मतलब जो काम आप कर रहे हैं उस पर आपकी तवज्जो रहेगी। सेहत, सबसे बड़ी दौलत, योगा कर रहे हैं तो आप फिट रहेंगे। इस तरह के और भी कई आप लिख सकते हैं, लेकिन ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आप रिपीट भी करेंगे, हर कोई लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यही तो मैंने कहा था कि अगर आप सिर्फ सवाल को समझेंगे तो आपको किताब तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब में यही चीजें बिखरी हुई हैं, आप यहां पर समझ गए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये पैटर्न है, इस तरीके से आप तफसील से अगर थोड़ा हेडिंग डाल के लिख देंगे, है ना, तो ये लगेगा कि हाँ अच्छे से बच्चे ने समझाया। पता चला आपने एक ही लाइन में लिख दिया कि योगा से जो है अच्छा मुताला कर सकते हैं, रिश्ते अच्छे बनते हैं वगैरह वगैरह, आप 2 लाइन में ख़त्म कर दिया, तो उसका वो जो इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ेगा। लिखने का तरीका आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। जो लिखिए हेडिंग बना करके लिखिए, छोटी छोटी हेडिंग बनाइए। जो हाईलाइट करना है उसके लिए दूसरे पेन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपको घर पे बैठ के लिखना है,
इसको जितना सजा संवार के लिख सकते हैं वो बेहतर होगा। बाकी एक सैंपल के लिए इनको भेज भी देना है ना, आप लोगों को कोऑर्डिनेटर से ले लीजिएगा सैंपल देखने के लिए। हाँ, और फ्रंट पेज के बारे में अभी हमने बताया ना, जो नाम वाम लिखना है वो इस तरीके से ऐसे रहेगा, ये सबको भेज दीजिएगा, एक जैसा रहेगा, वो सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस खाली इसमें जो है मैंने बताया है तफसील, उसको इसके आगे भर दीजिएगा। ठीक, चलिए फिर आ जाइए सवाल पे। अब यहां पर सवाल का आपके जवाब का दायरा थोड़ा बढ़ जाएगा। ये क्या है, यहां पर 100 से 150 अल्फाज, मतलब आपको 12 से 15 लाइनें लिखनी हो जाएगी। ठीक है, वही 10 अल्फाज का अगर आप रेशियो रखेंगे, जो वहां 5-6 में लिखते थे तो यहां पर डबल हो जाएगा। सवाल क्या है, सवाल का दायरा भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डिटेल में मांगेंगी चीजें। इन्होंने पूछा नफ्सियात के मखसूस शोबे कौन है जिनकी कुछ सालों में तरक्की हुई है और उनमें क्या मुताला किया जाता है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले तो आप बताइए नफ्सियात के शोबे कौन कौन से हैं, पहला चैप्टर है ये। फिर बताइए कि इधर रिसेंटली कौन कौन से शोबे डेवलप्ड हुए, उसमें लास्ट में कई शोबे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ठीक है, आर्मी साइकोलॉजी है, इसी तरीके से और भी कई तरह की, ये सब नई नई चीजें ऐड हुई हैं, उनका जिक्र कर दीजिए। फिर आ जाइए इनमें क्या मुताला किया जाता है, मतलब यही जो नई डेवलप हुई है उनमें क्या मुताला किया जाता है। तो जो जिस फील्ड से रिलेटेड होता है उसी के मुतालिक उसमें मुताला किया जाता है। अगर पूछे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या होता है, तो उसमें आप ये बताएंगे कि खेल में किसकी कितनी दिलचस्पी है, कितना वो अपना मन लगा सकता है ना, इन चीजों के बारे में तफसील से जानकारी फराहम की जाती है। तो जो जिस फील्ड से मुताल्लिक होगी वही फील्ड की बातें आपको बता देनी है। फिर आपका इंटरेस्ट किस में है, ये एक बात होगी, क्योंकि साइकोलॉजी में कई फील्ड हैं। अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी फील्ड को बता सकते हैं। कोई एजुकेशन की साइकोलॉजी में जाना चाहता है ना, कोई सेक्रेटरिस्ट बनना चाहता है ना, ऐसे भी होते हैं कि कोई चाहता है कि हम जो है लोगों की जहन साजी करें, लोगों को अच्छी तरबियत दें, है ना, और तालीम के मैदान में भी रहनुमाई करना चाहते हैं, सेहत के मैदान में रहनुमाई करना चाहते हैं, और इसी तरीके से लीडरशिप के मामले में भी रहनुमाई करना चाहते हैं लोग। तो सबके अलग अलग साइकोलॉजी है। आप अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किसी एक का जिक्र कीजिए और बताइए हम इस वजह से इसमें जाना चाहते हैं, अपनी दिलचस्पी बयान कर दीजिए। ठीक है, उसी से मुतालिक अगला सवाल भी सेम है। ग्राहम वॉल्स के मुताबिक तख्लीकी सोच के मराहिल क्या है, उनके मसाइल का हल और जहनी कैफियत से क्या ताल्लुक है। तख्लीकी सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, जिसके बारे में हमने आपको जो पिछले सबक में मौजूद थे उन लोगों को मैंने बताया था कि जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तख्लीकी सोच, है ना। गौर व फिक्र और मसाइल का हल, सबक नंबर 7, सबक नंबर 7 गौर व फिक्र और मसाइल का हल, पेज नंबर 87, तख्लीकी सोच के मराहिल, यानी कैसे हमारे अंदर तख्लीकी सोच डेवलप होती है, ये तमाम मराहिल लिखे हुए हैं पेज नंबर 87 पे। ठीक है, कितने मरहले हैं, 5 मरहले। ठीक है, इन 5 मराहिल के आपको नाम लिखने हैं और इन मसाइल के हल और जहनी कैफियत से क्या ताल्लुक है। सबसे बड़ा यह है कि ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं मसले को हल करने में, जहनी हमआहंगी पैदा होती है, नई चीज निकल करके सामने आती है। ठीक है, इसको भी थोड़ा तफसील में लिखेंगे क्योंकि यहां पे 12 से 15 लाइनें लिखनी है। ठीक है, तो इन मराहिल को बयान कीजिए पहले और फिर इस रिश्ते को बयान कीजिए। अगला सवाल देखिए, यहां भी 12 से 15 लाइनें और जो छोटे जुमले लिखे वो 20 से 25 जुमले। सवाल क्या है कि ग्रुप की हरकियात में ग्रुप की कारकर्दगी और तर्ज अमल पर ग्रुप की साइज का क्या असर पड़ता है। ये ग्रुप बनाने की यानी तंजीम की दुनिया से रिलेटेड सवाल है। तंजीम की दुनिया के मुतालिक आपके सबक में सबक नंबर 22, तंजीम की दुनिया। ठीक है, यानी कैसे लोगों को जोड़ते हैं, तंजीम कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड है सबक नंबर 22, तंजीम की दुनिया। सवाल क्या है कि ग्रुप की हरकियात में ग्रुप की कारकर्दगी और तर्ज अमल के साइज का क्या असर पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा चीजें यहां बिखरी हुई हैं, मैं आपको समझा देता हूं ओरली।
होता यह है कि आपने देखा होगा कि जितने कम लोग रहते हैं उनको समझाना, उन तक डायरेक्ट बात पहुंचाना आसान होता है ना। अगर क्लास में गुंजाइश है 30 लड़कों की और 30 ही लड़के हैं तो बताइए बात हमारी आसानी से पहुंचेगी कि नहीं। और अगर 30 की गुंजाइश है 60 बच्चे बैठे हैं तो उनमें बहुत खलफशार होगा, शोर होगा, हंगामा होगा, ठीक है, क्योंकि कंजेस्टेड हो रही हैं चीजें, मतलब कम्युनिकेशन गैप आएगा, जो बात आप डिलीवर करना चाह रहे हैं वो नहीं डिलीवर होगी। तो मतलब ये हुआ कहने का कि ये जो ग्रुप है, ग्रुप का साइज अगर बढ़ता है तो कारकर्दगी पर असर पड़ता है, ठीक है, कारकर्दगी मुतासिर होती है, मतलब जो काम करना है वो काम ढंग से नहीं हो पाता, कभी कभी ये नुकसानदेह साबित हो जाता है। इसीलिए जो मोब तैयार होती है पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए से, वो बहुत नुकसानदेह साबित हो जाती है। किसी भी जुनूनी कैफियत में आ जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकती है ना। देखा होगा आपने भीड़ क्या क्या कर देती है, वो किसका नतीजा है? इसका नतीजा है कि ये ग्रुप बढ़ गया है और इतना बढ़ गया है कि अब वो मेन जो सेंटर है उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी ग्रुप का साइज इतना बड़ा हो जाए कि वो बराह रास्त कंट्रोल करना उसका मुश्किल हो जाए तो बहुत नुकसानदेह हो जाता है। तो आप जहन में ये रखिए कि ग्रुप के साइज के बढ़ने से कारकर्दगी पर असर पड़ता है, जो बात हम कहना चाहते हैं वो सब तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है, बराह रास्त नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, जो काम हम उनको तफवीज करना चाहते हैं वो भी इधर उधर हो जाता है। तो इस तरीके के मसाइल पैदा होते हैं, कब? जब ग्रुप बड़ा होने लगता है, ठीक है। फिर जहनी और जिस्मानी ताल्लुक की नौइयत पर तबसरा कीजिए और सेहतमंद जहनी जिस्मानी ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए कम से कम 3 तरीके तजवीज कीजिए, ठीक है। सबक नंबर देखिए शुरू ही में है, कुल वजूद का पालन पोषण। एक तो इसमें आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि यहां पर जहन और जिस्म दोनों को योगा से लेट करके बताया गया है ना। योगा सिर्फ हमारे जिस्म को नहीं कर रहा है, हमारे जहन को भी कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर जो कुल वजूद है इसमें हमारा जिस्म भी है, हमारा जहन भी है, ठीक है। तो इसकी तफसील में जब आप जाएंगे सबक नंबर 26 में तो यहां पर आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। कुल वजूद का पालन पोषण, सफा नंबर 171। यहां पर जो इंडियन मैथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग भी चीजें बयान की गई हैं, आपको अपने हिसाब से लिखना है। सबक नंबर 27 में भी यही चीजें हैं कि जहन को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन में रखना कैसे सीखे। तो आप योगा से, खालिस योगा से जिस्म को सीख रहे हैं, लेकिन उसके हश्तगाना पहलू पर अगर आप नजर रखेंगे तो जहन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब आप इसको खुद से समझिए कि देखिए अगर हमारा जहन कुछ और कहता है, जिस्म कुछ और कहता है, तो क्या कॉम्बिनेशन बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि हम फौज में जाएं, हमारा जहन कह रहा है, लेकिन हम इतने भी काबिल नहीं हैं कि हम 10 किलो का एक बोरा उठा सकें। तो अब बताइए हमारे जहन के कहने से कुछ होगा? कभी नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए जहनी और जिस्मानी ताल्लुक की हमाहंगी जरूरी है। आप अपने जिस्म से भी बाखबर हो, अपने जहन से भी। अगर कोई पहलवान है, वो कहता है कि नहीं हम सुई लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, उसने कुछ सीखा नहीं है, बस वो कहता है यार हम पहलवान हैं, इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, तो सुई लगाना कौन सी बड़ी बात है, हम लगाएंगे। बताइए ये कोई लॉजिकल बात होगी? या वो कर पाएगा? कर भले लेगा, लेकिन बहुत बड़े नुकसान का खतरा है। तो ये होता है कि अगर हमारा जिस्म कुछ और कहता है, जहन कुछ और कहता है, तो चीजें बिगड़ जाएंगी। हमें ये देखना है कि हमारा जिस्म हमारे जहन का साथ दे रहा है कि नहीं, जो काम हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पर तफसील से इस तरह लिखेंगे कि हमारे जहन और जिस्म को एक होना या इन दोनों का इत्तेहाद होना जरूरी क्यों है। इस पर कई मिसालें आप दे सकते हैं, ठीक है, कि जहन कभी कुछ और कहता है, जिस्म उसका साथ नहीं देता तो चीजें बिगड़ सकती हैं, या जिस्म अगर हमारा उस लायक नहीं है लेकिन जहन बहुत कह रहा है कि ऐसा कीजिए, तब भी चीजें बिगड़ सकती हैं।
तो कई तरह के मसाइल का जिक्र करते हुए आप इस पर एक तबसरा कर सकते हैं। ये तबसरा आपकी समझ पे, ये किताब में नहीं, ठीक है, आपकी समझ का इम्तिहान लिया गया है। तो इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ बैठ करके कि भाई बताइए आप क्या क्या सोच रहे हैं, ठीक है। फिर एक राय बन जाए, उसको अपने अपने अल्फाज में लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। दर्ज झेल मौज़ूआत में से किसी एक पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। ये देखिए प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का काम यहां पर भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ये है कि शनाख्त का अमल क़ुव्वत हाफ़ज़ा की पैमाइश में याद करने के अमल से कैसे मुख्तलिफ है और ये फ़र्क हकीकी ज़िंदगी के हालात पर क्या असरात मुरत्तब करते हैं, जैसे कि इम्तिहानात का मुताला करना या मानूस शहरों की शनाख्त करना। याद रखने के लिए मुख्तलिफ हालात फराहम करके कम अज़ कम 20 अफराद पर एक तजर्बा करें, फिर मुशाहिदा करें और लिखें कि आया वो 7 से 10 दिनों के बाद पहचानने, याद करने और याद रखने में नाकाम हुए। यानी यहाँ पर 20 लोगों पर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। खुद अपने क्लासमेट पे या लोगों पे कर लीजिए किसी चीज को लेकर के कि आप उनको अलग अलग चीजें याद रखने के लिए देंगे। फिर 7 से 10 दिन के बाद आप ये देखिए कि उन्होंने कितना याद रखा और कितना भूल गए। सपोज दैट आपने किसी को 5 नंबर बता दिए कि यार ये नंबर है, ठीक है देख लीजिए, 8-10 उस वक्त याद करा दिया। फिर एक हफ्ते बाद मिलिए, अच्छा बताइए वो क्या क्या नंबर बताए थे। किसी को शेर याद करा दिया, किसी को कुछ याद करा दीजिए। फिर उसके बाद में मिलकर के आप देखेंगे कितने लोगों को याद रहा, कितने को नहीं याद रहा। तो आप अपने एक्सपीरियंस पे लिखिएगा कि हाँ कितने अफराद ऐसे थे जिनको बिल्कुल अजबर था। मिलेंगे ऐसे बिल्कुल कि बिल्कुल उनको अजबर रहेगा, कुछ मिलेंगे जो बिल्कुल भूल जाएंगे, अरे यार कुछ कहा तो था लेकिन पता नहीं है अभी क्या। कुछ मिलेंगे जो 1-2-4 उधर उसमें कुछ बातें बताएंगे, फिर आगे का नहीं बता पाएंगे। तो ये वेरिएशन होंगे सबकी तादाद में। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके इसको लिखेंगे कि मैंने 20 अफराद पर ये तजर्बा किया, ये चीज़ें उनको याद करने के लिए दी। 8वें दिन मैं उनसे मिला तो उनमें से 5 अफराद ने ये बातें बताई, 3 ने ये बातें बताई, 4 ने पूरी चीज़ें मुकम्मल कर दी। तो इससे अंदाज़ा क्या निकल के आया कि हाँ जो हमारे अफराद हैं उनमें याददाश्त की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, एक सिनेरियो बन जाएगा ना। तो हर कोई अपने तौर पे इसका तजर्बा करके लिखेगा। इसी में योगा कैंप के बारे में भी एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बात कही गई है कि रिहायशी इलाके में योगा कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। आपको जहन को काबू करने और मुनज़्ज़म करने की अहमियत पर जो है तैयार करें कि यह मालूमाती हो और मुआशरे के तमाम तबकात के लिए समझना हो। ये यानी इस पर आपको एक लेक्चर बता दिया गया देना है या एक पेपर पढ़ना है। यानी जहन को काबू करने और मुनज़्ज़म करने की अहमियत अभी हमने सबक आपको बताया है 27। ठीक, तो अब आप 27 सबक पढ़ जाइए, वो सबक ही यहाँ लिख दीजिए कि हाँ हमारे इलाके में एक कैंप लग रहा था और उसमें हमको भी बुलाया गया कि आप इस पर क्या सोचते हैं, और उसमें हमने उसमें शिरकत की और जाकर के हमने ये बातें रखी इस मौजू के तहत। आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, सर्वे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा चैप्टर है 27 वाला, समझिए। ये आपके यहाँ पर सवाल कंप्लीट हुए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको दोनों सवाल सॉल्व कराए हैं। ये गलती आप लिखने में नहीं करेंगे। 2 में से एक जो बेस्ट लगेगा, ये मत कहिएगा कि ये पहला है तो वही करें, नहीं, दोनों को पहले समझ लीजिए, फिर ये देखिए कि 2 में से किस पर हम बेहतर तरीके से इजहार ख्याल कर सकते हैं। ठीक है, उसको लिखिए। 6 सवाल आपको लिखने हैं बहुत गौर व खौज के साथ। ये सैंपल पेपर आपको देख लेना है और ये इमले की गलती ना होनी चाहिए। ठीक है, जब आप लिखेंगे इमले की गलती ना हो, देख लीजिएगा दोबारा पढ़ करके खास तौर से। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।